दोस्तों क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई आपकी डे बाय डे आइटनरी जो है, ट्रैवल प्लान जो है, डे वाइज आपको कहां कहां जाना चाहिए, कहां पे रुकना चाहिए, लद्दाख में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो आपको देखनी चाहिए, कोई चीज ऐसी जो मिस ना हो जाए, या फिर आपका ये लद्दाख का दूसरा या तीसरा ट्रिप है और आप कुछ चीजें छोड़ चुके हो और ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि भाई बाकी जो छोड़ी हुई चीजें हैं, ऑफ बीट प्लेसेस हैं, वो किस तरह से आप अपनी आइटनरी में जो है फिट कर सकते हो। तो मेरे दोस्त एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज के इस एपिसोड के अंदर मैं पूरी की पूरी आइटनरी जो है लद्दाख की, जिसमें सारे साइट सीइंग प्लेसेस जो हैं वो कवर करने वाला हूं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मोस्ट कॉमन आइटनरी जो है मैंने बताई हुई है आपको कि मोस्ट कॉमन आइटनरी जनरल टूरिस्ट जो है वो क्या फॉलो करता है। और अब 2025 आ चुका है और रोड कंडीशंस जो है लद्दाख में वो काफी इंप्रूव हो चुकी हैं। जो डायरेक्ट रूट्स हैं साइट सीइंग प्लेसेस के बीच में वो काफी स्टेबल हो चुके हैं, डेवलपमेंट काफी हो गया है, मोबाइल की कनेक्टिविटी काफी बेटर हो चुकी है। तो इसलिए ये जो कॉमन आइटनरी है उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो हैं अब सारे प्लेसेस लद्दाख के अपनी पहली ट्रिप में ही कवर करना चाहते हैं। आइटनरी में डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजों पे अग्री कर लेते हैं। तो जिसमें पहली चीज जो है दोस्तों, ये 14 से 15 दिन की रोड ट्रिप की आइटनरी होगी। इसके अंदर मैं आपको नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक, सोमोरी लेक, सियाचिन बेस कैंप, तुरतुक, हानले, उमलिंगला पास, ये सारे के सारे कवर करूंगा। श्रीनगर लेह हाईवे और मनाली लेह हाईवे कवर करूंगा। पर अगर आप फ्लाई करके डायरेक्टली लेह में जा रहे हैं तो इस आइटनरी को आप कैसे एडजस्ट करते हैं इसके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा। और तीसरी चीज जो है, हम आइटनरी स्टार्ट करेंगे अपना श्रीनगर लेह हाईवे से, क्योंकि जैसा आप इस चैनल के ऊपर देखते हैं, बाकी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि जब भी आप लद्दाख ट्रिप प्लान करें आप हमेशा श्रीनगर लेह हाईवे से जाएं, क्योंकि वो एक्लेमेटाइजेशन जो है उसमें हेल्प करता है, धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करता है और जो AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं आपके, और आप मनाली लेह से वापस आइए। पर अगर आप मनाली लेह से जाना चाहते हैं और मनाली लेह से ही वापस आना चाहते हैं, या मनाली लेह से जाके श्रीनगर लेह से आना चाहते हैं, तो एंड में इस वीडियो के उसका वेरिएशन जो है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ में। तो अब ये बेसिक बातें बताने के बाद में पहला दिन जो है हमारा, वो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप दिल्ली, पूरे इंडिया में कहीं से भी पहुंच चुके हैं और हम ये आइटनरी दिल्ली से स्टार्ट करने वाले हैं। आप दिल्ली से पहले दिन स्टार्ट करेंगे अपना आराम से चलाते हुए गाड़ी, प्लेन्स के अंदर आप पहुंचेंगे जम्मू या पटनी टॉप। करीबन 12 से 13 घंटे आपको लग जाएंगे। और जो किलोमीटर वाइज अगर हम जम्मू तक की बात करें तो 610 के आसपास रहेगा दिल्ली से, और अगर आप पटनी टॉप तक जाते हैं तो 665 किलोमीटर के आसपास की जर्नी जो है वो रहने वाली है। अब दूसरे दिन की बात करें तो आप जम्मू पटनी टॉप से निकलेंगे और जाएंगे श्रीनगर तक। अब ये जो जर्नी है आपकी करीबन 240 किलोमीटर के आसपास होगी अगर आप जम्मू से स्टार्ट करते हैं। अगर वही आप पटनी टॉप से स्टार्ट करते हैं तो 60 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा और 180 किलोमीटर के आसपास की जर्नी रह जाएगी। जो टाइम है वो कभी कभार जम्मू से श्रीनगर तक का 8-8 घंटे भी लग जाता है, और अगर आप पटनी टॉप से करेंगे तो 2-1 घंटे और कम मान लीजिए, तो 5.5-6 घंटे आपको लग जाएंगे। अगेन डिपेंड करेगा कि आप बीच में कितने ब्रेक्स ले रहे हैं। जब आप एक बार श्रीनगर में पहुंच जाएंगे, अगर थोड़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं जम्मू पटनी टॉप से, तो आपके पास में श्रीनगर की लोकल साइट सीइंग करने के लिए काफी समय होने वाला है। पूरी शाम है आपके पास में रहेगी। आप वहां पे डल लेक पे शिकारा राइड कर सकते हैं। अच्छा सा कश्मीरी कुजीन जो है वो शाम को खा सकते हैं। अगर आपको डल लेक पे हाउस बोट में रुकना है तो आप उसका भी लुत्फ जो है, एक्सपीरियंस जो है वो उठा सकते हैं सेकंड डे पे। तीसरे दिन की बात करें तो हम श्रीनगर से स्टार्ट करेंगे, सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग से जोजिला पास जो है उसको पार करते हुए द्रास होते हुए कारगिल पहुंचेंगे। पूरा डिस्टेंस जो है 205 किलोमीटर के आसपास होगा और 7 घंटे के आसपास जो है आपको लगने चाहिए श्रीनगर से कारगिल तक पहुंचने में। हो सकता है कम समय भी लगे अगर आपका ये दूसरा ट्रिप है, आप जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहे हैं, जल्दी जल्दी बाइक चला रहे हैं, तो कम समय भी लग सकता है। अदरवाइज जो श्रीनगर से आप जब सोनमर्ग पहुंचेंगे तो बिल्कुल जन्नत सा लगता है। बहुत ही खूबसूरत नजारे आते हैं, साइड में रिवर बह रही होती है। आप थोड़ा टाइम वहां पे स्पेंड करिएगा कश्मीर की वादियों में, क्योंकि जैसे ही आप जोजिला पास पार करेंगे या जोजिला पास के ऊपर पहुंचने वाले होंगे, जो वेजिटेशन है वो खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे लद्दाख के जो बैरन माउंटेन्स हैं, डेजर्टेड लैंड है, वो सारा का सारा आपके सामने आने लगेगा। जब द्रास की तरफ उतर जाएंगे तो द्रास में आप खाना खाइएगा। वहां पे मीट चावल और राजमा चावल दोनों ही बहुत अच्छे मिलते हैं। अली ढाबा है बिल्कुल मेन रोड पे, आप वहां पे भी खा सकते हैं। फिर उसके बाद अपना कारगिल वॉर मेमोरियल आएगा, वहां पे आप
थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो पेट्रियोटिक फीलिंग जो है अंदर गजब की आती है जब आप वहां पे जवानों से पूरी की पूरी गाथा सुनते हो कारगिल वॉर की। मुझे गूज़बम्प्स टाइप की फीलिंग आती है जब भी, इतनी बार गया हूं, हमेशा जाते हैं, एक वो अंदर अलग तरह की फीलिंग आती है। तो कारगिल वॉर मेमोरियल का जो एक्सपीरियंस है उसको मिस मत करिएगा। और फिर शाम को अपना कारगिल में जाके थोड़ा मार्केट में आप टहल सकते हैं और रात जो है कारगिल में बिता सकते हैं। चौथे दिन जो है हम कारगिल से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे लेह। अभी जो कारगिल से लेह की जर्नी होने वाली है इसमें बहुत सारी साइट सीइंग आने वाली है। टोटल डिस्टेंस जो रहेगा 215-220 किलोमीटर के आसपास का रहेगा, बट आपको यहाँ पे 6 से लेके 9 घंटे तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप ये जितने भी साइट सीइंग प्लेसेस आने वाले हैं पूरे हाईवे के ऊपर उस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं। तो इसमें साइट सीइंग प्लेसेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप कारगिल से निकलेंगे, आप मुलबेग की तरफ जाएंगे, वहां पे आपको एक बुद्धा का मैत्रेय स्टैचू मिलेगा, रोड पे ही है, आप उसे मिस मत करिएगा। और फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं, अपना वहां पे फोटुला पास आएगा, नमिकला पास आएगा, और वो दोनों को पार करते हुए आप नीचे उतरेंगे लमायूरू पे। लमायूरू जो है मूनलैंड कहलाता है, जहां पे आपको जो टेरेन है, जो माउंटेन्स है, वो इस तरह के दिखेंगे कि आप चांद पर आ गए हैं। यहाँ पे मोनेस्ट्री है, लमायूरू की मोनेस्ट्री में एक रेस्टोरेंट है, आप वहां पे खाना खा सकते हैं। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना होता है, बट जो सर्विस है थोड़ी स्लो है। तो अगर आपके पास में टाइम है, इसलिए सुबह जल्दी निकल जाइएगा कारगिल से, पूरे नजारे देखिएगा। मोनेस्ट्री से भी दिखते हैं, बट जैसे ही आप मोनेस्ट्री से आगे की तरफ बढ़ेंगे, लमायूर को थोड़ा सा पार करेंगे, तो मूनलैंड का जो व्यू है मेन रोड से ही, मेन हाईवे से बहुत ही सुंदर दिखता है। लमायूरू को पार करते हुए आप पहुंचेंगे शाम वैली, जो कि लेह से जस्ट पहले आता है। और शाम वैली डेडिकेट करते हैं लोग पूरा दिन वहां पे शाम वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। अब शाम वैली में आता क्या क्या है, वही अपना मैग्नेटिक हिल हो गया, गुरुद्वारा पत्थर साहिब हो गया, जो कॉन्फ्लुएंस है जंस्कार रिवर और इंडस रिवर का, वो आप देखते हैं वहां पे। अलची मोनेस्ट्री हो गई, लिकिर मोनेस्ट्री हो गई, बासगो के रियून्स हो गए, और बहुत ही सुंदर सुंदर बीच में व्यूज आते हैं। और भी 2-4 मोनेस्ट्री है, फ्यांग मोनेस्ट्री भी उसी तरफ है, शाम वैली की तरफ ही आता है। तो ये बहुत सारे साइट सीइंग प्लेसेस जो हैं, आप सारे नहीं कवर कर पाएंगे। अगर आपको करना है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको विजिट करने पड़ेंगे ये प्लेसेस, और जल्दी जल्दी रैप अप करते हुए आपको ले पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया कि 6 से 9-10 घंटे भी लग जाते हैं काफी बार, अगर आप इन सारे प्लेसेस पे ठीक ठाक टाइम स्पेंड करते हुए ले पहुंचना चाहते हैं। रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तो आपको रोड कंडीशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा शाम को लेट भी हो जाते हैं तो भी आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब से जो लास्ट का रास्ता है वो जल्दी पार कर सकते हैं। बट अगर लेट होंगे, अंधेरा हो रहा होगा, तो व्यूज जो है वो मिस कर देंगे आप। अब चौथी नाइट पे जाके आप फाइनली ले पहुंचने वाले हैं, और अगर आपके पास में टाइम बचता है, जो कि मुश्किल होने वाला है इस दिन, अगर बचता है तो आप मेन मार्केट में जाके खाना खा सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट ये रहेगा कि आप होटल में ही खाना खाइए और रेस्ट करिए ये दिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों, की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। 5वां दिन हमने सिर्फ और सिर्फ लेह में रेस्ट के लिए रखा है। आपको सिर्फ रेस्ट करना है लेह में, आपको एक्लेमेटाइज होना है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए। आप 4 दिन की एक फटीग भरी जर्नी करके पहुंचे हैं, बहुत सारा किलोमीटर ड्राइव करके पहुंचे हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस 5वें दिन का जो रेस्ट है उसको स्किप ना करें, ताकि आप आगे का ट्रिप जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएं। अब इस दिन आप शांति स्तूपा विजिट कर सकते हो, ले पैलेस विजिट कर सकते हो, तो लोकल ले की जो साइट सीइंग है वो कर सकते हो। आप सेमो कासल की तरफ जा सकते हो और वहां से एरियल व्यू ले सकते हो, चाहे आप शांति स्तूपा से ले लीजिए, चाहे आप सेमो कासल से ले लीजिए। दोनों में से एक जगह पे जाके आप ले सिटी का एरियल व्यू जो है, शाम का सनसेट, वो एंजॉय कर सकते हो। और ले की मेन मार्केट में आप थोड़ा बहुत शॉपिंग करिए, या फिर आप वहां पे टहलिए और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें खाना खाइए। बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। 5वें दिन हम ले में तो पहुंच चुके हैं, पर एक बात आगे बढ़ने से पहले क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पास में अब ले से आगे बढ़ने के लिए एनवायरमेंट फी जो है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। अगेन, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है लद्दाख की एनवायरमेंट फी पे करने का, तो वो जरूर देख लीजिए। एनवायरमेंट फी करनी है पे, एनवायरमेंट फी करेंगे आप, वाइल्ड लाइफ फी पे करेंगे, तभी आप जो बाकी की साइट सीइंग प्लेसेस है उस पे जा सकते हैं। लद्दाख में कोई डोमेस्टिक टूरिस्ट को परमिट नहीं चाहिए अब, बट परमिट की वो साइट है जिसपे आप एनवायरमेंट फी पे करते हो। इसलिए काफी लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि धीरज भाई परमिट चाहिए, नहीं चाहिए, एनवायरमेंट फी चाहिए, क्या चाहिए? बस एनवायरमेंट फी आपको पे करनी है, आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है। फॉरेनर्स को अभी भी परमिट चाहिए होता है, सेम ही साइट पे दोनों चीजें अप्लाई होती है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अब 6ठे दिन हम लद्दाख की साइट सीइंग जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। लेह से खारदुंगला पास होके आप पहुंचेंगे नुब्रा वैली, और नुब्रा वैली के अंदर हम दिस्कित और हुंडर
ये 2 विलेजेस जो हैं छठे दिन कवर करने वाले हैं। दिस्कित के अंदर एक बहुत ही अच्छी मोनेस्ट्री है, आप ऊपर टॉप पे जा सकते हैं जहां पे लॉर्ड बुद्धा का 106 फीट लंबा स्टैचू है। आप वहां पे टेरेस पे जाके जो दिस्कित के व्यूज हैं नुब्रा वैली के, बहुत सुंदर व्यूज ऊपर से दिखते हैं, तो उनका नजारा उठा सकते हैं, उनका लुत्फ उठा सकते हैं। और शाम होते होते आप हुंडर में जा सकते हैं। हुंडर में अपना डबल हम्ड कैमल जो होते हैं उनकी सफारी कर सकते हैं। वहां पे व्हाइट सैंड ड्यून्स है, तो सैंड ड्यून्स का मजा उठा सकते हैं। ये दोनों एक्सपीरियंसेस जो होंगे हमारे छठे दिन के होंगे। और लेह से जो दिस्कित तक का डिस्टेंस है या हुंडर तक का डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर के आसपास का है। और जो आपको टाइम लगने वाला है वो 5 से 6 घंटे लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। और जो रोड कंडीशंस है मोस्टली अच्छी है। खारदुंगला के पास आपको आसपास थोड़ा बहुत टूटा फूटा मिलेगा, बट बाकी सारी रोड कंडीशन जो है अच्छी बनी हुई है नुब्रा वैली की। तो आप नुब्रा वैली पहुंचिए, वहां पे रेस्ट करिए छठे दिन इन दोनों चीजों का एक्सपीरियंस करते हुए। अब जो 7वां दिन है वो मैंने डेडिकेट करा है तुर्तुक की डे विजिट के लिए। तुर्तुक ऐसी जगह है जहां पे आप थांग तक जा सकते हैं, वहां पे जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है उसको विजिट कर सकते हैं। तुर्तुक अपने आप में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर विलेज है। एक कल्चरली थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है वहां पे। आप वो करके वापस मैं बोलूंगा कि आप हुंडर या दिस्कित जहां भी होटल में रुके हुए हैं वहां पे आ जाएं। अगर आपको नाइट स्टे करना है तुर्तुक के अंदर तो जो अगला दिन है वो सियाचिन बेस कैंप का मैंने करा है, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप तुर्तुक से डे विजिट करके वापस हुंडर या दिस्कित पे आ जाएं। दिस्कित से तुर्तुक का जो डिस्टेंस है वो करीबन 90 किलोमीटर के आसपास का है और 2.5 घंटे के आसपास आपको लग जाते हैं, क्योंकि बीच में सीनरी आएगी, आप वहां पे थोड़े बहुत स्टॉप्स लेंगे। और रोड चकाचक बना हुआ है, सिंगल लेन है पर चकाचक रोड बना हुआ है। 8वें दिन की बात करूं तो अगेन सियाचिन बेस कैंप अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप हुंडर दिस्कित से जहां पे आप रुके थे 7वें दिन तुर्तुक से आने के बाद में, वहां से स्टार्ट करिए, सियाचिन बेस कैंप तक जाइए। अपना पनामिक सुमुर पनामिक होते हुए आप सियाचिन बेस कैंप जाते हैं और वापस या तो सुमुर में आके रुक सकते हैं या फिर पनामिक में स्टे कर सकते हैं। आपको वापस पूरा हुंडर दिस्कित तक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन हम वहीं से जर्नी स्टार्ट करेंगे आगे की। तुर्तुक की तरह ये दिन भी ऑप्शनल है, आपको सियाचिन बेस कैंप विजिट करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है, बट अगर आपको विजिट करना है तो आप इस तरह से फिट कर सकते हैं। अगर आपको तुर्तुक स्किप करना है तो आप सियाचिन बेस कैंप जो है 7वें दिन लेके आ सकते हैं। पर इन दोनों को स्वैप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आगे की डायरेक्शन है वो सियाचिन बेस कैंप से ज्यादा नजदीक है। अब बात करते हैं 9वें दिन की। तो 9वें दिन हम नुब्रा वैली से डायरेक्ट रूट जो है पैंगोंग लेक का श्योक विलेज होते हुए या वारिल्ला पास होते हुए, दोनों में से जो भी रूट खुला हुआ है वो लेते हुए पैंगोंग लेक पहुंचने वाले हैं। तो अब जब मैंने नुब्रा वैली बोला तो ये सारी जो बाकी की विलेजेस थी, हुंडर, दिस्कित, तुर्तुक, सुमुर, पनामिक, सियाचिन बेस कैंप, ये सब नुब्रा वैली का पार्ट है। तो अब कहां पे आप रुके हुए हैं, किस तरह की आइटनरी आपने फॉलो करी, अगर तो यही वाली आइटनरी फॉलो कर रहे हैं तो 8वें दिन के हिसाब से आप पनामिक या फिर सुमुर में रुके हुए होंगे। बट अगर आपने सियाचिन बेस कैंप स्किप कर दिया है तो आप हुंडर या दिस्कित में होंगे। अगर आप तुर्तुक में पहुंचे हुए हैं, तुर्तुक में नाइट स्पेंड कर रहे हैं, तो आप तुर्तुक से आ रहे होंगे, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। बट एज्यूम कर रहा हूं कि आप मेरी ही आइटनरी फॉलो कर रहे हैं, तो 8वें दिन सुमुर पनामिक से स्टार्ट करेंगे हम और पैंगोंग लेक जो है श्योक विलेज या वारिल्ला वाले रास्ते से पहुंचेंगे। श्योक विलेज वाला रास्ता छोटा रास्ता है, बट रोड कंडीशन काफी खराब थी 2024 में। इस साल थोड़ा बेटर होने की उम्मीद है, बट इतनी खराब रोड कंडीशन थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल थोड़ा बेटर होगा और अगले साल तक और बेटर होगा। हो सकता है अगले साल तक पूरा बन जाए या उससे अगले साल तक पूरा बने। कभी कभी ये श्योक विलेज वाला रूट बंद भी हो जाता है, तो इसलिए आप वारिल्ला पास जो कि लंबा रूट है वो लेके ही पैंगोंग लेक जा सकते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ये वाला रूट करना चाहते हैं। तो अगर श्योक विलेज वाला रूट खुला हुआ होगा तो आपको 6-7 घंटे के आसपास लगेंगे, डिपेंडिंग की रोड की कंडीशन किस तरह से है। अगर रोड की कंडीशन बेटर होगी तो आप 5 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं पैंगोंग लेक नुब्रा वैली से। अगर रोड कंडीशन खराब हुई तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप वारिल्ला वाला रूट करेंगे तो आपको 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। और इस रूट का जो डिटेल्ड वीडियो है, रूट बाय रूट, सेक्शन बाय सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं 10वें दिन पे। तो 10वें दिन हम पैंगोंग लेक से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे हानले। अब पैंगोंग लेक से हानले जाने के 2 से 3 रूट हैं, जो एक और वीडियो है जिसमें मैंने डेडिकेटेडली ये जो डायरेक्ट रूट्स हैं बताए हुए हैं। पैंगोंग से आप हानले किन रूट से जा सकते हो डायरेक्टली, पैंगोंग से आप सोमोरी कैसे जा सकते हो डायरेक्टली। बट अभी के लिए मैं मोस्ट कॉमन रूट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो रेकमेंड करूंगा कि आप पैंगोंग लेक से सुबह स्टार्ट करिए पांगमिक या मान मीरक विलेज से, तो आप सीधा जाएंगे चुसुल तक। अब चुसुल से 2 रास्ते कटते हैं जैसा मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। तो जो उल्टे हाथ वाला रास्ता है रिजांगला होते हुए, सागाला होते हुए आपको लोमा तक लेके जाता है, आप उस वाले
रूट पे जाइएगा। दूसरे वाला रूट भी कम अच्छा नहीं है, पर आप ये चॉइस ले सकते हैं वो वाला वीडियो देख के कि आपको काकसंगला वाला रूट लेना है या आपको सागला वाला रूट लेना है। एक बार आप लोमा पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको लेफ्ट की तरफ जाना होगा और वो आपको रोड सीधा जो है हानले लेके जाएगा। अगर आप पैंगोंग लेक से सागला वाला रूट लेते हुए हानले जा रहे हैं तो करीबन आपको 6 घंटे लग जाएंगे हानले पहुंचने के लिए, क्योंकि बीच में बहुत सारी सीनरी आएगी। पैंगोंग लेक साथ साथ चलती रहती है तो काफी ब्रेक लिए जाते हैं। जब आप एक बार हानले पहुंच जाएंगे तो हानले के अंदर अपनी एक ऑब्जर्वेटरी है, आप उसको जरूर विजिट करिएगा। हानले की मोनेस्ट्री है, वहां से बहुत अच्छा व्यू आता है पूरा, तो आप उस हानले के मोनेस्ट्री से जाके व्यू जरूर देखिएगा। और हानले की जो ऑब्जर्वेटरी है वहां पे टेलीस्कोप है काफी बड़ा जो बैंगलोर से ऑपरेट होता है, आप उसे देख सकते हैं, उसका टूर ले सकते हैं। और वहां से भी जो व्यू है नीचे का हानले का बहुत सुंदर आता है। और खास तौर से अगर आप शाम को सनसेट के टाइम पे जाएंगे तो हानले मोनेस्ट्री के ऊपर सनसेट हो रहा होता है, जब सूरज की किरणें हानले मोनेस्ट्री के ऊपर से होती हुई जो सामने के पहाड़ है पूरे पार करते हैं और गोल्डन ग्लो आ जाता है पूरा का पूरा। तो वो सनसेट जो है आप हानले की ऑब्जर्वेटरी से देख सकते हैं और बाकी टाइम जो है आप हानले में स्पेंड कर सकते हैं। रात में डार्क सेंचुरी हो जाता है 10 या पता नहीं 11 बजे के बाद में सारी लाइटें बंद हो जाती हैं हानले के अंदर। और जो रात का नजारा है हानले में स्काई का, स्टार्स का, बहुत ही अद्भुत नजारा होता है, तो उसे भी एक्सपीरियंस करना जो है मत भूलिएगा ये 10वें दिन। अब यहाँ पे हमने 11वां दिन जो है उमलिंगला पास के लिए रखा है। आप उमलिंगला पास हानले से डे ट्रिप की तरह करिए। आप जो नुरबुला वाला रूट है वो लेते हुए पीछे की साइड से हानले विलेज के पीछे से आप पार करेंगे तो एक कच्चा रास्ता है, ऑफ रोडिंग टाइप का रूट है जो आपको नुरबुला टॉप के या तो लेफ्ट में निकालेगा या राइट में निकालेगा। 2 रास्ते जाते हैं। अगर आप जुरसुर विलेज वाला रोड लेते हुए जाएंगे तो नुरबुला टॉप के आपको राइट साइड पे निकालेगा। नुरबुला टॉप आप पार करेंगे तो आप आगे पहुंचेंगे। अगर आप लेफ्ट वाला जो कि बिल्कुल वैली को बीच में से चीरते हुए जाता है वो वाला लेंगे तो आप नुरबुला टॉप को पार करके जो है मेन रोड उस पे मिलेंगे। वहां से आप चिसुमेल जो ब्रिज है वहां पे जाएंगे और वहां से जब आप राइट लेंगे तो उमलिंगला पास वाला रोड आ जाता है। आप उमलिंगला पास पे जाइए, दुनिया का सबसे ऊंचा पास, सबसे ऊंची रोड है। आप उमलिंगला पास को विजिट करिए। 10 से 15 मिनट से ज्यादा मत रहिएगा, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है। काफी लोगों को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से उनको नीचे लेके भागना पड़ जाता है। और हानले थोड़ा दूर है, वहां से थोड़ा टाइम लग जाता है हानले तक पहुंचते, इसलिए आप 10 से 15 मिनट से ज्यादा मत रुकिएगा उमलिंगला पास के ऊपर। तो आप चिसुमेल ब्रिज पे आएंगे तो अब लेफ्ट नहीं लेना है आपको, क्योंकि लेफ्ट लेंगे तो आप सीधा वही नुरबुला वाले रास्ते पे चले जाएंगे। आपको राइट लेना है। आप फोटीला पास चढ़ सकते हैं और फोटीला पास से वापस हानले आ सकते हैं। और भी रूट्स हैं उमलिंगला पास के, तो जो मेरा उमलिंगला पास का 5 से 6 रूट जिसमें मैंने डिटेल करे हुए हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हानले वापस नहीं जाना चाहते हैं, आपके पास में दिन कम है, तो आप उमलिंगला पास जल्दी विजिट करिए, सुबह जल्दी निकलिए और आप सोमोरी लेक भी जा सकते हैं, जो कि अब हमारा 12वां दिन होने वाला है कि आप हानले से स्टार्ट करिए 12वें दिन और वापस जाइए लोमा की तरफ, वहां से आप न्योमा की तरफ जाइए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्योमा पे एक नया पेट्रोल पंप खुला है 2024 के अंदर, जहाँ पे आप जो अपना टैंक अप है वो करा सकते हैं। इससे पहले आपको पैंगोंग लेक के पास में टांगसे विलेज पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उससे पहले नुब्रा वैली में मिलेगा। तो ये 3 पेट्रोल पंप आए होंगे, कोई भी पेट्रोल पंप जो है मिस मत करिएगा, अपना टैंक फुल करा के चलिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मनाली लेह हाईवे जो है वहां पे जाके केलोंग के पास में मिलने वाला है। तो 420 किलोमीटर के आसपास का ऐसा डिस्टेंस होगा न्योमा के बाद में जो आप कवर करोगे बिना पेट्रोल पंप के। तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना ही नहीं करना। अब आपको ये जानना है कि भाई इतनी आपकी गाड़ी या बाइक माइलेज देगी कि आप 420 किलोमीटर आसानी से कर पाएंगे। अगर आंसर हाँ है तो आपको नहीं करने की जरूरत, अगर आंसर ना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको कैरी करना है। और वापस आइटनरी की तरफ आए तो भाई आप न्योमा पे पहुंचेंगे लोमा से, और फिर वहां से आप जाएंगे माहे से आपको माहे ब्रिज होते हुए लेफ्ट कट लेना पड़ेगा, जो आपको लेके जाएगा सुमडो होते हुए सोमोरी लेक। बीच में क्यागरसो विलेज आएगी और बीच में बहुत सुंदर सुंदर नजारे आएंगे, खास तौर से न्योमा के पास में जो लोमा से लेके और माहे ब्रिज तक की ड्राइव है बहुत ही सुंदर है। लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सुंदर वैली दिखेगी, बहुत ही सुंदर नजारे दिखने वाले हैं। तो ब्रेक आप बीच बीच में लेते रहेंगे और ब्रेक लेते लेते आप सोमोरी लेक पहुंचेंगे। करीबन 5-6 घंटे लग जाएंगे क्योंकि इतने सुंदर सुंदर नजारे आएंगे। न्योमा में आप लंच कर सकते हैं जब आप हानले से निकले होंगे, और अगर आप उमलिंगला से डायरेक्टली आ रहे हैं पिछले दिन तो फिर तो आपको जल्दी जल्दी रश करना पड़ेगा और ये नजारे जो हैं जल्दी जल्दी कैप्चर करते हुए सोमोरी लेक पहुंचना पड़ेगा। अब इस आइटनरी के 13वें दिन हम अपनी जर्नी वापस ही स्टार्ट करेंगे और हम सोमोरी लेक से शुरू करेंगे।
जो शॉर्टकट वाला रूट है, जब आप सुमडो विलेज की तरफ आएंगे तो वहां से सोकर लेक की तरफ रास्ता कट रहा होगा, आप उसको लेंगे और आप देबरिंग के पास जाके मनाली लेह हाईवे पे मिलेंगे। ये आपको टांगंगला पास जो है मनाली लेह हाईवे का, वो पार करा के एक जंक्शन पे लेके जाएगा देबरिंग के पास में, जो कि मूर प्लेन से जस्ट पहले है। और फिर मूर प्लेन स्टार्ट होंगे, फिर आप जाएंगे पांग और वहां से जाके आप सारचू जो जगह है वहां पे अपनी नाइट स्पेंड करेंगे। और ये पूरा सोमोरी से लेके सोकर होते हुए जो डिस्टेंस है, आप 8-1 घंटे लग जाएंगे आपको सारचू पहुंचते पहुंचते। अगेन बीच में बहुत सुंदर सुंदर नजारे आएंगे, खास तौर से अगर आप पहली बार ये ट्रिप कर रहे हैं। मनाली लेह हाईवे का अपना ही एक एक्सपीरियंस है, मूर प्लेन्स का अपना एक एक्सपीरियंस है। अब वैसा नहीं रहा क्योंकि अब डर्ट ट्रैक नहीं है, पूरा तीर जैसा रोड बना हुआ है, बहुत ही अच्छी रोड कंडीशन में। पांग और सारचू के बीच में ही आपको लुंगालाचा पास और नकीला पास ये दोनों मिलेंगे। और जो गाटा लूप्स है, हेयर पिन बेंस हैं, जो 21 हेयर पिन बेंस बहुत ही सुंदर नजारे देते हुए इस मनाली लेह हाईवे पे आते हैं, वो पांग और सारचू के बीच में ही आप एक्सपीरियंस करोगे। जब आप पांग पे पहुंच जाएंगे तो पांग और सारचू के बीच में रोड कंडीशन थोड़ी खराब है, तो वहां पे आपको थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे जो है रोड कंडीशन बेटर हो जाएंगी आने वाले सालों में, तो उसमें भी कम टाइम लगा करेगा। बट जो सारचू है, आप वहां पे जाके अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हो इस आइटनरी के 13वें दिन। डे 14 जो रहेगा, आप सारचू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चढ़ेंगे बारालाचला पास। तो अगर आप सीजन की स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत स्नो मिलने वाली है। बारालाचला पास पे बहुत ज्यादा स्नो होती है जब आप स्टार्टिंग में जर्नी कर रहे होते हो सीजन की, खास तौर से जून के आसपास या जब जब रोड खुला हुआ होता है उसके आसपास करेंगे तो बहुत स्नो आपको मिलेगी बारालाचा पास के। वहां से आप नीचे उतरेंगे तो आप जिस्पा पहुंचेंगे। दारचा पार करते ही जिस्पा आता है। अगर आपको शिंकुला जाना है तो भैया आप वो भी कर सकते हैं कि आपने दारचा से राइट साइड पे टर्न लिया और आप शिंकुला रास्ते पे चले गए, शिंकुला पास विजिट करा और वापस आए और जिस्पा में आके नाइट स्पेंड कर सकते हो। या फिर अगर डे में जल्दी निकले हो सुबह सुबह सारचू से, तो वही अपना जिस्पा से आगे चलते हुए, अब तो अटल टनल आ गया, शाम तक या थोड़ा देर रात तक भी पहुंच जाएंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि रोड कंडीशन जो है लाहौल वैली से लेके मनाली तक की वो ठीक ठाक है। तो ये लेट वाली कंडीशन तभी होगी जब आप शिंकुला पास जो है वो विजिट करना चाहेंगे डे 14 पे। अदरवाइज सारचू से जो मनाली तक की जर्नी है वो आप 6 घंटे में कर सकते हैं। जो आखिरी दिन है वो अपना मनाली से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे दिल्ली। 560-570 किलोमीटर का रास्ता है। कुछ लोग 12 घंटे में कर लेते हैं, कुछ 11 में कर लेते हैं, तो डिपेंडिंग कितना ट्रैफिक आपको मिलता है, किस सीजन में आप ट्रैवल कर रहे हो, लैंडस्लाइड वगैरह है नहीं है बीच में, उसके हिसाब से जो टाइम है वो आपको लगने वाला है जब आप मनाली से दिल्ली की जर्नी करोगे और वापस अपने घर पे आके आराम करोगे। उस पूरी जर्नी को जो है, ये एक्सपीरियंस जो रहा 15 दिन का, उसे मिस करने वाले हो फिर। तो दोस्तों ये तो आइटनरी थी 15 दिन की। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताए थे कि भाई अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हो तो फ्लाइट के लिए आपको बस ये करना है, जो पहले 4 दिन की हमारी जर्नी थी श्रीनगर ले हाईवे की, वो नहीं करनी है। 5वें दिन आप ले में रेस्ट कर रहे थे, तो मैं एज्यूम करूंगा कि भाई डे 1 मान लीजिए आप उसको ले में जाइए, ले में रेस्ट करिए, अच्छे से रेस्ट करिए, क्योंकि आप डायरेक्टली फ्लाई करके जा रहे हो तो अब आप साइट सीइंग नहीं कर सकते हो, आपको होटल में आराम करना है। मोस्टली जितना आराम करोगे उतना अच्छा रहेगा। पूरा रेस्ट करिए, बॉडी को एक्सर्ट मत करिए। और जो मेरा AMS वाला वीडियो है उसमें जो टिप्स हैं वो जरूर देख लीजिए, ताकि आप एक्लिमेटाइजेशन में आपको हेल्प हो पाए। जो दूसरा दिन होगा ले की लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, तो जो 5वां दिन था इस आइटनरी के अंदर, उसे दूसरा दिन बना लीजिए। और जो बाकी की आइटनरी है उसको एज इज फिर आप फॉलो कर सकते हो कि भाई ले से आप तीसरे दिन पहुंचे नुब्रा वैली और फिर वहां से पैंगोंग, हानले, उमलिंगला करते हुए सोमोरी लेक और फिर मनाली ले हाईवे करते हुए वापस, या फिर सोमोरी लेक से आप टांगंगला पास वाला लेके ले वापस आ सकते हो और ले से फ्लाई बैक कर सकते हो। अगर आप बाय फ्लाइट ले जा रहे हो और बाय फ्लाइट वापस आ रहे हो तो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो कि श्रीनगर ले हाईवे कट हो जाएगा, मनाली ले हाईवे कट हो जाएगा, सोमोरी से आप वापस आ जाओगे और ले में पहली 2 रात बहुत ही अच्छी तरह से रेस्ट करते हुए एक्लिमेटाइज करना बहुत जरूरी है नुब्रा वैली पहुंचने से पहले। और इस आइटनरी का दूसरा मॉडिफिकेशन जो मैंने प्रॉमिस करा था वो था कि अगर आपको मनाली ले हाईवे से ही जाना है तो वही दोस्तों मैं यही हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि श्रीनगर ले हाईवे से जाओ, बट फिर भी मनाली ले हाईवे से जाना है वही आप दिल्ली से मनाली आएंगे, वो पहला दिन हो जाएगा आपका। दूसरे दिन आपको मनाली से जिस्पा रुकना है। आप सारचू बिल्कुल मत रुकिएगा, क्योंकि सारचू का ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है। जब आप दिल्ली से स्टार्ट कर रहे होगे और मनाली ले हाईवे की तरफ से लद्दाख जाओगे तो सारचू के ऑल्टीट्यूड पे आप झेल नहीं पाओगे। वहां पे AMS होने का बहुत खतरा होता है। बहुत लोग जो है ये मिस्टेक करते हैं और सारचू में ही तबीयत खराब हो जाती है, सारचू से ही लोग वापस आ जाते हैं। पूरा लद्दाख का ट्रिप जो है चौपट हो जाता है उनका। तो इसलिए आप जिस्पा में दूसरी नाइट स्पेंड करिएगा और हो सके तो पहली नाइट सोलांग वैली में स्पेंड करिएगा, क्योंकि वो 8000 फीट से ऊपर है, तो आपको एक्लिमेटाइजेशन जो है वो हेल्प होती है वहां पे। तो पहली नाइट सोलांग वैली, दूसरी नाइट अपना जिस्पा और तीसरा दिन सुबह सुबह जल्दी निकलिएगा जिस्पा से और सीधे जाइएगा ले
और लेह में जाके आराम करिएगा। 12 घंटे के आसपास में आप जर्नी जो है जिस पास से लेह की कर सकते हो। तीसरे दिन लेह में रेस्ट और चौथे दिन लेह की जो लोकल साइट सीइंग है वो आपको करनी है। तो जो आपका 5वां दिन था मेरी ओरिजिनल आइटनरी के अंदर, वो चौथा दिन बन जाएगा और जो बाकी की आइटनरी आप एज इट इज फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वापस मनाली लेह हाईवे से आना है, अगर आपको मनाली लेह हाईवे से ना आके श्रीनगर लेह हाईवे पे जाना है, अब 12वें दिन आप सोमोरी लेक थे तो सोमोरी लेक से अब आपको वापस जाना पड़ेगा लेह की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन जो है आप सेंस नहीं बनाता है। तो ये भी एक और रीजन है, क्योंकि आप सोमोरी लेक से मनाली लेह डायरेक्टली एग्जिट कर जाते हो। मैं इसलिए भी रेकमेंड करता हूँ कि आप श्रीनगर लेह हाईवे जाएं। एक्लिमेटाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट अब आपको सोमोरी लेक से लेह वापस आना पड़ेगा और फिर लेह से अगले दिन कारगिल, फिर श्रीनगर, फिर अपना वही जम्मू पटनी टॉप और दिल्ली। तो इस तरह से एक दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर आप मनाली से स्टार्ट करोगे, श्रीनगर ले होते हुए वापस दिल्ली पहुंचोगे इस पूरी आइटनरी के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये जो अपडेटेड मोस्ट कॉमन आइटनरी है लद्दाख सर्किट की, जो सारे के सारे साइट सीइंग प्लेसेस जो है उसको कवर करती है। अब धा हानू विलेजेस जो है, आरएन विलेजेस जो है, वो मैंने इसमें कवर नहीं करी है। अगर आपके पास में एक दिन है तो आप वो भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। बट बाकी की जितनी मोस्टली अच्छी से अच्छे प्लेसेस हैं लद्दाख की साइट सीइंग के, वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए, मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।